हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आईसी इंजन पूरा हो चुका था, अब अपने शिफ्ट करना है आईसी इंजन परफॉर्मेंस पे। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे वापस आना था मंडे को, पर थोड़ा सा चाचा जी के लड़के ने क्या हुआ, वो रोने लग गया। वो बेचारा छोटा ही है, तो वो कहता भैया नहीं जाने दूंगा। वो कहता 2-3 दिन आप रुक के जाओ। तब मेरे को, मैं यहाँ पर थर्सडे को पहुंचा हूँ घर पे, और एक दिन का रेस्ट करने के बाद में आज सैटरडे को आपकी क्लास लगा रहा हूँ। तो बात करते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसे अपने हमेशा करते आ रहे हैं, आईसी इंजन की परफॉर्मेंस अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ एक पॉइंट बच जाएंगे तो उसको एंड में पूरा करेंगे, अभी नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं बचा। इसमें जो फ्यूल वाला टॉपिक है वो बचा हुआ है, और उसमें कुछ नहीं बचा है। उसके अलावा सब कुछ आपको लगभग करवा दिया गया है। एमसीक्यूज कीजिए आप। अब मेरी बात सुनिए, आपको 8 या 9 दिन में, पहली बार 8 या 9 दिन में अपने लिए लेके चल रहा हूँ। 1 या 2 दिन फालतू, हो सकता है मुझे कोई काम हो जाए इसलिए मुझे कहीं जाना पड़ जाए, इसलिए। नहीं तो अदरवाइज ये 7 दिन के अंदर अंदर आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। 7 डेज के अंदर आपका आईसी इंजन टेस्टिंग और परफॉर्मेंस को पूरा करवा दिया जाएगा। और उसके 2 मंथ के बाद में, देखिए, 1 वीक किसके लिए चाहिए अपने को? आईसी इंजन के परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि 2 मंथ के अंदर अंदर आपको, 2 मंथ के अंदर अंदर आपको ऑटोमोबाइल करवा दी जाएगी, ठीक है। 2 मंथ ही चाहिए अपने को ऑटोमोबाइल के लिए। अच्छे से पढ़ेंगे उस चीज को भी जैसे पहले पढ़ते आ रहे हैं। आप एमसीक्यूज कीजिए, सब कुछ आप, मैंने आपको पहले ही कहा कि 85% तक आप मेरी थ्योरी से कवर कर पाओगे। ऊपर वाले 15% आपको 15 से 20% आपको एमसीक्यूज पे शिफ्ट होना पड़ेगा। यदि आप ये चाहते हो कि थ्योरी से सब कुछ कवर हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी क्लासेस मिल जाएंगी जिसके अंदर इतनी फालतू की चीजें दे रखी हैं, जहां पर आप खुद ही जाके कंफ्यूज हो जाओगे, परंतु वहां पर आपको 100% आपका थ्योरी से कवर हो जाएगा। उससे अच्छा वो जो समय है वो एमसीक्यूज पे दीजिए, ताकि आपको एग्जाम में भी प्रॉफिट देखने के लिए मिले। ऑटोमोबाइल 2 महीने में हो जाएगी। यदि एक वीक तक भी नोटिफिकेशन आता है, तब तक अपना आईसी इंजन परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकली सोचे तो 1 मंथ तक तो फॉर्म चलेंगे, और 2 मंथ, मिनिमम 2 मंथ अपने को प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, यदि अपने 2 मंथ के अंदर अंदर ही ऑटोमोबाइल पूरी कर रहे हैं, तो ये 1 मंथ जो है अपने पास, ये 1 मंथ आपको एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने के लिए सफिशियंट होगा। 1 महीना बहुत होता है यदि आप रेगुलर एमसीक्यूज वगैरह लगाते हो। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दिया। ये चीज को मत घबराना कि सर सिलेबस नहीं पूरा होगा। आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसा सोच नहीं सकते उससे भी अच्छे तरीके से अपने चल रहे हैं। आज डिस्कस करेंगे। देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं अभी आपको। ये पॉइंट अपने कल पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर डायनेमोमीटर, मोरिस टेस्ट वगैरह, परफॉर्मेंस पैरामीटर वगैरह जो है अपने, वो अपने एफिशिएंसी वगैरह में अपने पढ़ लेंगे। आज ही के दिन जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आज अपने कंप्लीट करेंगे ये वाला टॉपिक, मैकेनिकल, थर्मल, वॉल्यूमेट्रिक, एयर स्टैंडर्ड, रिलेटिव एफिशिएंसी वगैरह, फ्यूल कंजप्शन वगैरह, एमईपी, मीन इफेक्टिव प्रेशर वगैरह। ये सब कुछ अपने क्या करेंगे, हीट बैलेंस शीट वगैरह अपने आज के दिन पढ़ेंगे। बेसिकली अभी तक जो मैंने डार्क पोर्शन किया उसको अपने 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। आवाज वगैरह सभी को सही आ रही होगी, आवाज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 दिन के अंदर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद में यदि मैं डिस्कस करूं आपसे कंबशन फिनोमिना, और कंबशन फिनोमिना ऑफ एसआई और सीआई इंजन, प्री इग्निशन, नॉकिंग एंड डिटोनेशन फिनोमिना, 2 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेन और सिटेन नंबर के बारे में यदि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, ऑक्टेन और सिटेन नंबर 1 दिन के अंदर ये हो जाएगा। बेसिकली 5 दिन के अंदर अपना 80% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। और मैक्सिमम मैक्सिमम 2 या 3 दिन के अंदर अपना इतना सिलेबस पूरा हो जाएगा। अपने बीएस 1, 2, 3, 4 ये जो है ये एंड में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, इसको छोड़ते हुए चलेंगे। मतलब ये अपना रिवाज ही समझ लो कि हर एक पॉइंट, मतलब हर एक टॉपिक के बाद में हर एक, जैसे आईसी इंजन किया उसमें फ्यूल छोड़ दिया, अपने बेसिक किया था उसमें अपनों ने क्या छोड़ा था,
सस्पेंशन सिस्टम वगैरह छोड़ दिया था, और उसी के साथ साथ अपनों ने पास कर लो छोड़ दिया। इसमें अपने क्या छोड़ेंगे, BS4 BS3 1 2 ये छोड़ के वो चलेंगे। तो क्योंकि सिलेबस में इस चीज के बारे में चेंजेस होंगे, तो उस चीज को देखते हुए अपने आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी तक जो ओवरऑल है कि 95% ऑफ अवर सिलेबस अपने 7 दिन के अंदर अंदर पूरे कर लेंगे, यदि अपने रेगुलर रहे तो 7 दिन के अंदर ये हो जाएगा। देन उसके बाद में ऑटोमोबाइल पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ऑटोमोबाइल को एक तरीके से पढ़ा जाएगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, परंतु जो पॉइंट होंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे, पर उसको अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। टाइम ज्यादा वेस्ट हो चुका है, अब अपने सीधा मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, समय बहुत है, कल की तो क्लास अपनी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एक बातें डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अपने आगे चलेंगे। एक सेकेंड, हाँ, तो आईसी इंजन टेस्टिंग और परफॉर्मेंस अपने बात कर रहे हैं, अपने बात करेंगे परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसीज ऑफ आईसी इंजन के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने कुछ एक बातें जो नॉर्मल बेसिक है उसके ऊपर फोकस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, 3 चीजें होती हैं, एक होता है आईपी, दूसरा होता है, ये कई कई जगह पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आईपी, कई जगह पे आपको बीपी ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, कई बुक्स में आपको बीपी ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं दोनों चीजें लिखता हुआ चल रहा हूं, आगे आगे मैं कैपिटल में ही लेके चलूंगा या स्मॉल में, दोनों में मिक्स चलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आईपी, बीपी, और एक पॉइंट अपने को मिलता है एफपी, अभी समझाता हुआ चलता हूं आपको, घबराना मत। ठीक है, एफपी। आईपी को अपने कहते हैं इंडिकेटेड पावर, बीपी को अपने कहते हैं ब्रेक पावर। ध्यान में रखना है, यदि मैं कई जगह पे BREAK लिख दूं तो वो गलत होगा, सही ये वाला ही होगा। मैं पहले ही बता देता हूं क्योंकि मुझे मेरी कमियां पता है, मैं बहुत बार इसको ब्रेक को BREAK टूटने वाला कह देता हूं, इसलिए आप ध्यान में रखना कि BRAKE है वहां पर, BREAK नहीं है। FP का मतलब होगा फ्रिक्शन पावर, समझते हुए चलना, समझने वाली बातें हैं इसके अंदर ज्यादा। इंडिकेटेड पावर कौन सी पावर होती है, वह पावर जो अपने को कंबशन चैम्बर के अंदर उपलब्ध हो रही है, वह पावर जो कंबशन चैम्बर के अंदर डेवलप्ड हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसको अपने क्या कहते हैं, इंडिकेटेड पावर कहते हैं। ठीक है, एक बात समझ गए, आगे लिखवाऊंगा, घबराना मत। इंडिकेटेड पावर कौन सी, वह पावर जो उत्पन्न होती है किस पे, कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर में, उसको अपने क्या कह देते हैं, इंडिकेटेड पावर कह देते हैं। मतलब कंबशन चैम्बर में किस प्रकार से अपने बात करें कि जब अपना पावर स्ट्रोक होता है, जब अपने एक्सपेंशन होता है, तब जो पावर उत्पन्न होती है, डेवलप की जाती है इंजन के द्वारा, उसको अपने क्या कहते हैं, इंडिकेटेड पावर कहते हैं। इस बात को आप सभी समझ गए हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो आप सभी लोग। ब्रेक पावर की बात करूं, वह पावर जो अपने को क्रैंक शाफ्ट के द्वारा आउटपुट पे उत्पन्न होती है, मतलब वह पावर जो हमें आउटपुट पे उत्पन्न होती है, और आउटपुट क्या है, क्रैंक शाफ्ट ही तो आउटपुट है, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा ही तो पूरा जितना मैकेनिज्म है इंजन का, जो अपने ऑटोमोबाइल में पढ़ेंगे, चलाया जाता है। तो वो क्या है, उसको अपने क्या कहते हैं, ब्रेक पावर कहते हैं। वह पावर जो शाफ्ट के आउटपुट पर उत्पन्न होती है, उसको अपने क्या कहते हैं, ब्रेक पावर कहते हैं। ठीक है, कहां पर, शाफ्ट के आउटपुट पर, शाफ्ट के आउटपुट पर। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेंगे, आगे चल के थोड़ा मैं लाइन में लिखा दूंगा, एक बार आप ओवरव्यू समझना। अच्छा साहब, मैं बात करूं फ्रिक्शन पावर, वह पावर जो फ्रिक्शन पर कार्य करती है, मतलब देखो फ्रिक्शन की पावर तो जनरेट करता नहीं है, आपको यह बात तो पता है, आपने घर्षण फ्रिक्शन सभी ने पढ़ रखा है। फ्रिक्शन किसी भी प्रकार की कोई भी पावर तो जनरेट नहीं करेगा, उससे उल्टा फ्रिक्शन क्या है, पावर को कंज्यूम करेगा, अपने अंदर शोषित करेगा। ठीक है, वो पावर की खपत करेगा। वही बात मैं कहना चाहता हूं, वही बात
जो मैंने पहले लाइन बोली है कि वह पावर जो फ्रिक्शन पर कार्य करती है उसको अपने क्या कहते हैं, फ्रिक्शन पावर कहते हैं। ठीक है, हाँ, फ्रिक्शन पर कार्य करती है, फ्रिक्शन पर कार्य करती है। ठीक है, इस बात को भी आप सभी लोग समझ गए होंगे, इस बात को ध्यान में रखना, बिकॉज सारी एफिशिएंसीज वगैरह जो हैं वो आईपी, बीपी और एफबी के इर्द गिर्द ही घूमेंगी, उसके अलावा कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम वगैरह सभी को प्रॉपर आ रही होगी, आराम से अपने पढ़ रहे हैं। आज ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, कल 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 अपना कल तो 20-25 मिनट की क्लास ही होगी, इतनी बात होगी। हम मैं बात करूं इंडिकेटेड पावर की, इंडिकेटेड पावर मैं लिख देता हूं फटाफट। इंडिकेटेड पावर के बारे में, आईपी जिसे अपने कहते हैं उसके बारे में लिख लेते हैं। क्या वह पावर जो कंबसन चैम्बर, जो कंबसन चैम्बर में डेवलप्ड हो, उत्पन्न होती है, इस बात को भी आप फटाफट समझ जाओगे। आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं। अभी कोई जो बात समझने वाली थी वो समझा चुका हूं मैं आपको। ब्रेक पावर के बारे में बात करूं, ब्रेक पावर के बारे में बात करूं, जिसे अपने कहते हैं बीपी। ठीक है, ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं, ब्रेक पावर बीपी, उसके बारे में डिस्कस करूं तो वह पावर, वह पावर जो शाफ्ट के आउटपुट पर उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे मैं बात करूं फ्रिक्शन पावर, फ्रिक्शन पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अभी तक मैंने आइस इंजन के एमसीक्यूज आपके पुराने पेपर में से देखे नहीं है, जब मैं देखूंगा तब आपको बता दूंगा कि क्या उसमें से आए हुए। मेरे को 101% विश्वास है कि आपके ये पक्का आए ही होंगे आइस इंजन परफॉर्मेंस के। मुझे एमसीक्यूज नहीं पता कि किस प्रकार के आए हुए हैं। वह पावर, पावर जो फ्रिक्शन पर कार्य करे, फ्रिक्शन पर कार्य करती है। एक डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा, यहीं पे बना देता हूं, वो डायग्राम को याद रखना, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है अभी तक जो अपनों ने पढ़ा है। क्या देखो, ये आईपी बना देते हैं और ये अपने बना देते हैं एफपी। देखो नॉर्मल सा बड़ा ही आसान सा डायग्राम है। माना ये तो है अपने पास आईपी का ग्राफ, ठीक है इतना। अगर उसमें से अपने ये होगा बीपी, तो अपने पास यहां पर बच जाएगा टोटल, क्या बच जाएगा, एफपी बच जाएगा। ठीक है, एफपी बच जाएगा। इससे एक चीज और सामने आती है, क्या सामने आती है वो चीज ध्यान में रखना। आईपी इज इक्वल टू क्या होता है, बीपी प्लस एफपी होता है, इस बात को ध्यान में रख ले। या फिर एफ पी इज इक्वल टू क्या होता है, आई पी माइनस में बीपी होता है, इस बात को भी अपने ध्यान में रख लेना। इंपॉर्टेंट बात बताई है, डायग्राम आप ध्यान में रखना, पूछा नहीं जाएगा, पर यदि आपको डायग्राम याद होगा तब आप आसानी से उस चीज को कर पाओगे, अगर आपसे पूछा भी जाता है तब भी। आईपी क्या है, आईपी एक टोटल पावर है जो एक इंजन के द्वारा डेवलप उत्पन्न की गई है। ठीक है, बीपी क्या है, वो टोटल पावर की जो शाफ्ट, बीपी क्या है, वो टोटल पावर जो उत्पन्न हुई है और कितनी पावर जो शाफ्ट में पहुंची है उसको अपने बीपी कह देते हैं। और उन दोनों के बीच में जो पावर का लॉस हुआ है, ठीक है, उसको अपने क्या कहेंगे, वो फ्रिक्शन में कहीं ना कहीं लॉस हो गया, इसलिए उसको क्या कहेंगे, फ्रिक्शन पावर अपने कह देते हैं। आसान भाषा में ये भी आप समझ लीजिए। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एफिशिएंसी, दक्षता के बारे में। जो मुझे हिंदी में आता होगा मैं उसको करवाता हुआ चलूंगा, अदरवाइज अपने इंग्लिश में चलते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करता हूं। यांत्रिक
गलत लिखा है, किसके बारे में? यांत्रिक दक्षता के बारे में डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, पहली बात एफिशिएंसी क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रखिए, एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन में इनपुट होती है। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में इनपुट को कहा जाता है। जो अपने को प्राप्त हो रहा है वो चीज और जो अपनों ने उसको दी है वो चीज को अपने क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहा जाता है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करूं, नीटा, इसको थोड़ा सा अलग करें, हाँ, नीटा मैकेनिकल की मैं बात करूं, बीपी अपॉन में आईपी इसको कहते हैं। इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे। कुछ भी नहीं बताया, अपने को आउटपुट क्या मिल रहा है, साफ्ट में जो अपने को पावर मिल रही है वो, और इनपुट क्या है, जो पावर बन रही है उसको अपने क्या कहते हैं? इनपुट कह दिया जाएगा। और जो साफ्ट में पावर मिल रही है उसको अपने क्या कहेंगे? बीपी से ही डिनोट करते हैं, वो अपने आउटपुट है, इसलिए उसको बीपी और आईपी के अनुपात को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। बड़ा आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। कई बच्चों को इसमें डर होगा, वो आपका डर वास्तव में खत्म हो जाएगा। आइस इंजन परफॉर्मेंस इतने अच्छे तरीके से अपने करेंगे। लिख देता हूं, किसी इंजन के ब्रेक पावर एवं इंडिकेटेड पावर के अनुपात मतलब क्या? रेशो को मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। इस बात को भी अपने क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। बड़े ही आराम से, बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें करते हुए चल रही हैं। समय अपने पास बहुत है, समय की किसी के पास कोई भी कमी नहीं है। वैसे भी 8 या 9 दिन हो गए, नहीं 8-9 दिन नहीं हुए, सैटरडे को अपने खत्म किया था। 8 या 9 दिन के लमसम हो गए हैं। मुझे विश्वास होगा आप सभी पे, आप सभी लोग एमसीक्यूज वगैरह किए होंगे, आपने इस समय के अंदर नहीं किए हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। यदि आपको समय मिल रहा है तो आप प्लीज उस चीज को सही जगह पे यूज कीजिए। ठीक है, तापीय दक्षता के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? अपने तापीय दक्षता के बारे में। थर्मल एफिशिएंसी से हम यह ज्ञात करते हैं कि इंजन के अंदर फ्यूल को कितने एफिशिएंट तरीके से यूज किया जा रहा है। इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे। थर्मल एफिशिएंसी से अपने क्या, उसके आगे अपने क्या होगा, उसको दो टाइप के होते हैं। एक तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, दो प्रकार से अपने इसको लिखते हैं। वो भी अपने आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से, और कई जगह पे अपने को अलग भी देखने के लिए मिलता है। वो चीज में मैं आपको बता दूंगा। आपको जो रटने वाली चीज है वो रटने वाली है, जो समझने वाली है वो समझने वाली मैं आपको समझा दूंगा। तो थर्मल एफिशिएंसी से हम यह ज्ञात करते हैं कि इंजन के अंदर फ्यूल कितने एफिशिएंट मतलब दक्ष तरीके से, ठीक है, एफिशिएंट तरह से यूज हो रहा है। परिभाषा है, एक लाइनर है, वन लाइनर है, आपको समझनी पड़ेगी। इसके अंदर समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ सबसे पहले तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना। आपको समझा दूंगा, फिर भी कहीं ना कहीं आपको इसको दिमाग में बिठाने के लिए रखना ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। नीटा ITH से इसको डिनोट किया जाता है। आई मतलब क्या? इंडिकेटर, और TH मतलब क्या? थर्मल एफिशिएंसी। होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करें तो ये होती है IP अपॉन में एनर्जी सप्लाई बाय फ्यूल।
ठीक है, क्या होती है ये? आईपी अपॉन में एनर्जी सप्लाई बाय फ्यूल, ईंधन के द्वारा सप्लाई की जाने वाली या दिए जाने वाली क्या ऊर्जा को अपने क्या कहते हैं, उनके अनुपात को अपने क्या कहते हैं? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड ताप या दक्षता के नाम से अपने जानते हैं। अच्छा, इसके आगे भी है, वो भी समझते रहना आप। क्या उसको, इस चीज को अपने एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, आईपी छोटे में लिख देता हूं अभी आपके लिए, अपॉन में एम एफ, बहुत ही ज्यादा आराम से समझना, एम एफ इंटू में क्यू एल सी वी। आपको फोटो शायद सही आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको दिख रहा होगा। आईपी मतलब क्या? इंडिकेटेड पावर। एम एफ मतलब क्या? मास ऑफ फ्यूल इनटू में लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को अपने क्या कहते हैं? क्यू एल सी वी कहा जाता है। ये मैं आगे आपको लिख दूंगा, इस चीज को रट लेना चाहे समझ लेना, दोनों आप पे डिपेंड है। एनर्जी सप्लाई बाय फ्यूल क्या होती है? मास ऑफ फ्यूल पर सेकेंड इनटू में लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को अपने क्या कहते हैं, उनके गुणनफल को अपने क्या कह देते हैं? एनर्जी सप्लाई बाय फ्यूल अपने डिनोट कर देते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, ये चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आगे चलता हूं, अभी मैं एमएफ लिख देता हूं यहां पर। एमएफ क्या है? मास ऑफ फ्यूल पर सेकेंड सबसे पहले। और क्यू एल सी वी क्या है? लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को अपने कहते हैं, हिंदी मुझे नहीं पता, मास को द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान फ्यूल पर सेकंड में कितना सप्लाई किया जा रहा है उस चीज को, और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को अपने क्या कहेंगे? एनर्जी सप्लाई बाय फ्यूल अपने डिनोट कर देंगे। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी तो उसको अपने क्या एन बी टी एच से डिनोट करेंगे। बीपी अपॉन में एम एफ इंटू में क्यू एल सी वी, इसको भी लिख देंगे। इतनी बात आप लोग ध्यान में रखोगे। दो चीजें अभी के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बता दी है, इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। आगे बात करूं, ऑब्जेक्टिव लगा लो इस चीज को, कि ऑब्जेक्टिव यहां से पूछे जा सकते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। ध्यान में रखना, थर्मल एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होती है किसके? पावर के, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी पावर के समानुपाती होती है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। कर दिया, बड़ी छोटी छोटी चीजों में लिख देता हूं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे इस चीज के लिए। दूसरी बात आप ये लिखिए कि यह वित्त कर्मानुपाती होती है किसके? एम एफ के। थर्मल एफिशिएंसी वित्त कर्मानुपाती होती है मास ऑफ फ्यूल पर सेकंड जो अपने यूज कर रहे हैं उसके क्या होती है? वित्त कर्मानुपाती होती है। तीसरी बात आप लिखने वाली है वो भी लिख लीजिए, फ्यूल कंजप्शन पावर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। दो बातें बताइए, तीसरी बात आपको कुछ भी बताई नहीं है। ये था अपना थर्मल एफिशिएंसी के बारे में। दो बातें हो रहा है, मैं वो भी लिख देता हूं। आगे मूव करते हैं, सीधा आगे ही चलते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। डिस्कस करते हैं अपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में। आयतनिक
आयतनिक दक्षता के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। नीटा वॉल्यूम, सीधा सीधा ये जो बात आपको समझा रहा हूं, जो अभी आपको लाइन लिखवाऊंगा वो याद रखना, वो आपको रटनी पड़ेगी। समझने वाली इस लाइन में कुछ नहीं है, जो समझने वाली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए जो पूछा जाता है वो आपको आगे बताऊंगा कि कहां से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। पर ये कई बार कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाए, इसलिए अपने कर देते हैं इसको, मतलब करवा देता हूं आपको, क्योंकि कुछ नहीं भरोसा, आपने कुछ भी नहीं छोड़ दिया। जितना अपने हाथ में है उतना तो अपने पढ़ते हुए ही चलेंगे, जितना अपने हाथ में वो चीज अपने करते हुए चलेंगे। बाकी एमसीक्यूज पर डिपेंड रहो, एमसीक्यूज ही आपको पास करवाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? मास ऑफ चार्ज एक्चुअली सक्ड इन, मतलब चार्ज मतलब क्या? एयर फ्यूल का वह रेशो का द्रव्यमान जो वास्तविकता में चूषण किया जाता है। आप ये बात समझना, मास ऑफ चार्ज एक्चुअली सक्ड इन, ठीक है। क्या कहना चाहता है? हिंदी वाले प्लीज समझ लें। चार्ज का वह द्रव्यमान जो वास्तविकता में सिलेंडर के अंदर अपने सक करते हैं, सक इन मतलब क्या? अपने सिलेंडर के अंदर सक करते हैं, उसका चूषण करते हैं, अपॉन में मास ऑफ चार्ज इंडक्टेड इन स्वेप्ट वॉल्यूम इन एनटीपी, ठीक है। दो बातें आपको बताई थी, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, दोनों चीजों के बारे में आपको डिस्कस किया था मैंने। मास ऑफ चार्ज जो वास्तविकता में शक किया जाता है, और जो मास ऑफ चार्ज अपना स्वेप्ट वॉल्यूम के अंदर रह जाता है, उसको, उन दोनों के अनुपात को अपने क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं ताकि आप पढ़ो, इसको छोड़ के ना जाओ। अब बात करता हूं, जहां से आपको एमसीक्यूज आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूमेट्रिक किसे कहा जाता है? वॉल्यूम अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम को कहा जाता है। वॉल्यूम अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम को करवा दिया गया था। स्वेप्ट वॉल्यूम किसे कहते हैं और वॉल्यूम किसे कहते हैं, पिछली क्लासेस जाके देखिए, क्योंकि यदि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, प्लीज आप पहले अपने आप का बेसिक क्लियर कीजिए, देन आप यहां पर मूव कीजिए, क्योंकि सबसे पहले जब अपने इस इंजन स्टार्ट किया था तभी मैंने ये सब बातें आपको क्लियर करवा दी थी। तो होता क्या है, वास्तविकता में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम। वही मैंने पहले ही बात की, जो वॉल्यूम क्या है, जो मास ऑफ चार्ज जो है वो एक्चुअली सक इन हो रहा है और स्वेप्ट वॉल्यूम के अंदर इंडक्टेड रह रहा है, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम के अंदर रह रहा है। तो उन दोनों के अनुपात को अपने क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं, आयतनिक दक्षता कहते हैं। वही यहां आसान भाषा में लिख दिया कि वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम के अनुपात को अपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहा जाता है। V अपॉन में VS लिख देंगे इसको, या फिर इसको लिख देंगे VS प्लस VC अपॉन में VS। ये भी आप सभी लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम को ही टोटल वॉल्यूम के तौर पर अपने देखते हैं। ये बातें भी अपने पहले कर चुके हैं। और इसी चीज से अपने एक चीज और निकल के आएगी, नेटा वॉल्यूमेट्रिक 1 प्लस VC अपॉन में VS। इसको भी ध्यान में रख लेना, कई बार इससे आपका न्यूमेरिकल बनने के चांस हैं, न्यूमेरिकल में बनने के चांसेस हैं, इस चीज को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पावर आउटपुट। नोट डाल के लिख देना, ऑब्जेक्टिव लिख लेना, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। पावर आउटपुट जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ एयर इंडक्टेड। देखो, अभी तक वैकेंसी का किसी को कुछ भी नहीं पता है, मैं सीधी सीधी सी बात बताऊं, सभी के पास बातें ही है, अंदाजे ही है। यदि आप मुझसे भी पूछते हो तो मैं भी आपको वही बताता हूं जो आप लोगों को पता है वास्तविकता में। तो बहुत ही जल्दी आने के चांसेस थे, पर वो शायद परिवहन विभाग के चेयरमैन वगैरह की तबीयत खराब हो गई थी, उस कारण से
उस चीज को डिले कर दिया गया है, पर अभी वो सुनने में आया, ट्वीट वगैरह भी आया था कि वो वापस से ज्वाइन कर रहे हैं। सुनने में आया वो वापस से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जल्दी एक या 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी जो फाइल है वो वापस से उनके साइन होने के बाद में बोर्ड में चली जाए। अभी उस चीज पे पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे भी अभी तक ये नहीं समझ आया कि आप लोगों के पास इतनी ही अथॉरिटी नहीं है कि यदि परिवहन विभाग का चेयरमैन नहीं है तो आप किसी और के साइन नहीं चलेंगे वहां पर। ऐसा नहीं होता है नॉर्मल, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यदि उनको कोई काम होता है तो उनका कोई अथॉरिटी होती है, उनका कोई साथी है, उनके लेवल का कोई बंदा होता है जिनको वो अपनी अथॉरिटी देते हैं, वो वहां पर साइन कर सकते हैं। पर अभी तक ये कंफ्यूजन समझ नहीं आई है, देखते हैं क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक में, मॉडर्न ये थोड़ी सी लाइन है आप लिख लीजिए, टेक्निक के 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में इंजन के स्पीड के परिवर्तन से परिवर्तन आता है, के परिवर्तन से परिवर्तन आता है। मतलब अगर इंजन की स्पीड में परिवर्तन होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में भी क्या होगा, अपने को परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे मैं बात करता हूं आपसे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के बारे में। डिस्कस करते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के बारे में। इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, इसको आइडियल एफिशिएंसी भी कहा जाता है। आइडियल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन, आइडियल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन, इसको डायनेमिक्स एफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मेनली ये जो है ना, ये कंप्रेशन रेशो पे डिपेंड करती है। इसके द्वारा उच्च दक्षता का ज्ञात होता है, इसके द्वारा उच्च दक्षता का ज्ञात होता है जो उस इंजन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नॉर्मल से स्टैंडर्ड एफिशिएंसी अपने को क्या बताता है कि कितना एफिशिएंट है इंजन, या कितनी दक्षता अपने उस इंजन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मेनली जो बात बताता है, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने पढ़ाने वाली लायक नहीं था, मेरे को मसा ही एक लाइन मिल गया, नहीं तो मैं आपको 2 चीजें करवा के खत्म करता। क्योंकि इसमें वो नहीं है जो अपने पहले पढ़ते हैं कि आईपीबीपी का कोई रिलेशन नहीं है। नॉर्मल से एक चीज है, वो ध्यान में रखना कि इसके द्वारा उच्च दक्षता का ज्ञात होता है जो उस इंजन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल अपने सारी की सारी कोशिश करूंगा मैं कि कृपाल सिंह से ही कंटिन्यू करें। ये इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं। कंप्रेशन रेशो समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थर्मल एफिशिएंसी के। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अगला अपना एक पॉइंट आता है फटाफट, मतलब आपको ये चीजें रिलेटिव एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है रिलेटिव एफिशिएंसी, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। कुछ नहीं होता, एन रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, एन टी एच अपॉन में एन एयर। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को अपने क्या कह देते हैं, इन दोनों के अनुपात को अपने क्या देते हैं, थर्मल एफिशिएंसी और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के अनुपात को अपने क्या कह देंगे, रिलेटिव एफिशिएंसी कह देंगे। इस बात को भी ध्यान में रख लेना। बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें आपको समझा रहा हूं।
इसमें समझने वाली भी कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन देने वाली बात है कि रिलेटिव एफिशिएंसी होता क्या है। क्योंकि आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी कि पास और फेल आप पर डिपेंड है, आप किस प्रकार से उस चीज को पढ़ते हो। कि कोई भी कोचिंग हो, आपको नहीं पास और फेल, आपको कभी भी वो पास और फेल नहीं करवा सकते, वो आप पर डिपेंड है कि आप उस चीज को किस प्रकार से गेन करते हो। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, आप पढ़ने के लिए बुक में से भी पढ़ सकते हो, वही बातें मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं जो बातें बुक में पढ़ा रहे हैं, पर उसमें बहुत ही ज्यादा बड़े और फालतू चीजें दे रखी है। मैं सिर्फ आपको उतनी बात बताता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। परंतु आप उस चीज को किस प्रकार से, किस नजरिए से देखते हो। यदि आपका नजरिया पॉजिटिव है, देन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी क्या होगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। यदि आपका नजरिया नेगेटिव है तो आउटपुट भी आपको नेगेटिव मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ये सोच के बैठो कि नहीं सर ने करवा दिया, वो अच्छा करवा दिया, अब मुझे एमसीक्यूज करने हैं, आप 100% आप पेपर में पास हो गए। यदि आप ये सोचो यार ये सर तो वैसी फालतू की बातें कर रहा है कि इसने मैंने एमसीक्यूज किए, उसमें से 10 में से 8 हुए हैं, 2 तो हुए नहीं है, इसने 2 भी नहीं करवाए हैं, वो बातें हैं कि आप सोचते कैसे उस चीज को, आपके समझने की क्षमता क्या है, उस चीज पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो इसी से एक चीज और भी लिख सकते हैं, अगर थर्मल निकालना हो, थर्मल एफिशिएंसी निकालनी हो तो रिलेटिव इनटू में एयर पूछा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिया जाए। डायनेमोमीटर से अपने को न्यूमेरिकल देखने के चांसेस है, मिल जाएगा एक। और उसके बाद में एफिशिएंसी से भी एक अपने को देखने के लिए मिल सकता है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, विशिष्ट ईंधन की खपत कुछ इस प्रकार से हिंदी में इसको लिखा जाएगा। हिंदी वाले समझते रहे, साथ के साथ आप थोड़ा सा रिसर्च करके लिखोगे तो आपके लिए ही फायदा है। कुछ नहीं है इसके अंदर भी। इंडिकेटेड SFC को अपने क्या करेंगे, फ्यूल अपने किस में, केजी पर आवर अपॉन में IP मतलब किलो वाट। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, कोई भी राम कहानी नहीं बताई है, सिंपल सी भाषा में सिंपल चीजें आपको बता के आपके सामने रखती है। फ्यूल केजी पर आवर अपॉन में BP, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ये भी किसमें होगी, किलो वाट में होगी। इस बात को भी अपने क्या है, ध्यान में रख लेना। दो बातें हैं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से समझा दी हैं। इंडिकेटर स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल अपॉन में IP, फ्यूल को किसमें डिनोट करते हैं, केजी पर आवर में या ग्राम पर सेकंड में, जो भी आपको सही लगे। और उसके साथ में IP को अपने किलोवाट में डिनोट करते हैं, क्योंकि ये पावर है और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट या किलोवाट पावर की यूनिट होती है। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भी उसी प्रकार से है, IP की जगह पे BP लगा देना और कुछ भी नहीं है। आगे एक पॉइंट की डिस्कशन करते हैं, और मुझे इस पॉइंट में से आपके 2013 में MCQ लगते हैं, SSC JEE में भी पूछे जाते हैं इस पॉइंट से, तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। चलिए देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं आराम से। मेरे को लगा मैंने कुछ उल्टा सीधा लिख रखा है। मीन इफेक्टिव प्रेशर, MEP के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कहा जाता है इसको, मीन इफेक्टिव प्रेशर के नाम से अपने इसको जानते हैं, MEP। ठीक है, कल की क्लास 20 या 25 मिनट मैक्सिमम, पर नहीं वो लंबी चली जाएगी, थोड़े से 1-2 टॉपिक मैंने ऐड कर दिया, उसके अंदर मैंने छोड़ दिया था। ऐसा प्रेशर जो पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन पर लगता है, ऐसा
ऐसा प्रेशर जो पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन पर लगता है उसको क्या कहते हैं, अपने एमईपी कहते हैं। रटने वाली चीज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक रटने वाली चीज अभी आपको बता देता हूं, देन जो समझने वाली चीज है वो आगे आएगी। रटने वाली है वो वास्तविकता में रटने वाली ही है। जो चीज रटने वाली मैं पहले ही कह देता हूं, ये रटोगे तो पार पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। सीधी सी बात है, अपने पास की फालतू की बातें तो है नहीं। नेट एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम मुझे हिंदी में नहीं मिला, इसलिए आप लोगों को इंग्लिश में ही इस चीज को करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ इंडिकेटर ये आपके आया हुआ है, ठीक है, ये आपके आया हुआ है, इसलिए मैं इस चीज को लेता हुआ चल रहा हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये मतलब क्या, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, नेट एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। कोई XYZ डायग्राम होगा, घुसेंगे नहीं अंदर, सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे। एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम अपॉन में लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इनटू में स्प्रिंग कांस्टेंट, अपने इस चीज को लेके चलेंगे और इस चीज को रट लेना। वैसे इस बार नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इस बात को भी अपने ध्यान में रख लेंगे। अब मैं बात करता हूं एमईपी में समझने वाली चीजें क्या है, ठीक है। एमईपी में समझने वाली बातें क्या है, देखो दो बातें ध्यान में रखना। कई जगह पे अपने को भूल जाओ, एक सेकेंड। दो चीजें होती है, एक तो 4 स्ट्रोक और एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन। दो बातें होती है। इसका अगर अपने एमईपी ज्ञात करना है और एक एमईपी ज्ञात करना है अपने को, इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, अपने पास नीचे जगह है, थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के बारे में बात करूं मैं, अगर मुझे इसकी एमईपी मीन इफेक्टिव प्रेशर और मुझे इसकी एमईपी ज्ञात करनी है, तो वो क्या होगी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है बहुत बार, मुझे नहीं पता ये आपके 2013 में आया, क्योंकि मैं नहीं देखता हूं। मैं एक चीज सोचता हूं कि मैं जिस वक्त आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगा, उसके बाद में मैं 2013 का पेपर देखूंगा। उसका रीजन है, बेसिकली उसका रीजन ये है कि मैं जो करवा रहा हूं, क्या उसमें से आपको 80-85% आपको आ रहा है, नहीं आ रहा। सिंपल सी बात बताऊं आपको, मैं इसीलिए आपको, मैं कभी भी 2013 का एग्जाम नहीं देखता, और बल्कि मैं कोई भी एमसीक्यूज नहीं देख रहा हूं इस वक्त। मैं सिर्फ आपको थ्योरी पे फोकस लेके चल रहा हूं। एमसीक्यूज जब देखेंगे तब देखेंगे, आगे फ्यूचर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से अपनों ने करना है, क्या क्या अपना प्लान होना चाहिए जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा। ध्यान में रखना, 7th पॉइंट जो है वो आप लोगों ने खुद से ही करना है, उस चीज के लिए समय नहीं मिलेगा। मैं बार बार पहले दिन से कहता हुआ चल रहा हूं आप लोगों के। अच्छा ठीक है साहब, अभी क्या होता है 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर, इसको कहते हैं PLAN अपॉन में 2, इस चीज से इसको डिनोट किया जाता है। घबराना मत, अभी समझाता हूं क्या चीज किस प्रकार से होती है। और PLAN मतलब ये मल्टीप्लीकेशन ही है और कुछ भी नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखना। P के लिए P वाला ध्यान रखना, मैं यहां पर साइड में लिखता हूं, पहले आपको ये चीज समझा देता हूं। P आपको IMB और BMB लिखने के लिए मिल जाएगी। IM मतलब क्या, इंडिकेटेड पावर, और BM मतलब क्या, ब्रेक पावर। ओहो, ब्रेक लिख दिया ना मैं वैसे, BRAK, ब्रेक पावर, ठीक है। दो, ये बात समझ आ गई, कंफ्यूजन मत रखना, आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ते ही चलेंगे। PLAN, P मतलब क्या हो गया, P मतलब अपने डिनोट हो गया पावर, ठीक है। L मतलब क्या हो गया, स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ बिल्कुल हो गया। A मतलब क्या होगा, सिलेंडर का एरिया, बिल्कुल होगा। N मतलब क्या, जो आरपीएम पे शाफ्ट घूम रही है उसको अपने क्या कह देते हैं, N से डिनोट कर देंगे। अब बताओ आप लोगों को समझ आया नहीं आया, रट लेना। एमईपी 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, PLAN बटा में 2 होता है, और 2 स्ट्रोक इंजन के लिए क्या होता है, PLAN बटा में कुछ भी नहीं होता है।
अच्छा, इसी के अलावा आपको कुछ जगह पर ऐसा लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा कुछ बुक्स में। क्या मैं सब कुछ करवाता हुआ चल रहा हूं? पी PIM BM जो भी है वो लिखा हुआ दिख जाएगा। उस चीज को आप अभी अपने साइड में रखते हैं। आपको मिलेगा PLAN बटा में एन। ठीक है, एन कहते हैं, निट्टा कहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और PLAN बटा में एन किसके लिए चल रहा है? बातें ये जो भी चल रही हैं, ये बातें चल रही हैं फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक के लिए। मतलब PLAN बटा में एन और PLAN बटा में निट्टा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कह दो। अब इस चीज का अपने को ध्यान में रखना है कि एन जो होता है फोर स्ट्रोक इंजन के लिए वो होता है N=2 होता है। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। और N=1 होता है किसके लिए? टू स्ट्रोक इंजन के लिए। किसी भी प्रकार से जो बातें मैंने आपको इस पूरे पेज में समझाई है, आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार से घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है। सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको PLAN बटा में 2 दे दे और PLAN दे दे, ठीक है, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक के लिए। हो सकता है आपको PL मतलब उसकी वैल्यू पूछ ले कि फोर स्ट्रोक इंजन में नीटा जो है या एन जो है उसकी कितनी वैल्यू होती है? 2 होती है। और टू स्ट्रोक इंजन में 1 ही होती है। इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे। इतनी बातें अपने समझ गए हैं। वैसे अभी अभी सडनली मेरे दिमाग में N/2 को अपने इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं कि एक, हाँ, जो दो स्ट्रोक में ये पावर बनाता है, नीचे वाला एक स्ट्रोक में पावर बनाता है। उस चीज से भी आप डिनोट करते हुए चल सकते हो। इस बात को आप सभी लोग समझ गए हो। इस बात को किसी में किसी मतलब किसी को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे डिस्कस करते हैं और बातें करते हैं अपने आगे। ऑब्जेक्टिव लिख लो, चाहे नोट डाल के लिख लो, जो आपको सही लगे, आपको जैसा भी आपको समझ आए वो लिख लेना। सबसे पहले देखो, कोई दो इंजन है जिनकी सेम MIP है। दो इंजन है जिनकी MIP मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है? सेम है। तो उस कंडीशन में जो लार्जर इंजन होगा, जो बड़ा इंजन होगा ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करूं हॉर्स पावर, असब शक्ति कहते हैं शायद, हाँ, असब शक्ति ही कहते हैं। हॉर्स पावर ऑफ इंजन डिपेंड ऑन इट्स साइज एंड स्पीड। इस बात को भी आप ध्यान में रखना कि हॉर्स पावर क्या है इंजन की, वो उसके आकार और उसके गति पर निर्भर करती है। इस बात को भी आपके ध्यान में रखना। आगे डिस्कस करूं, हाई MIP का मतलब क्या होता है? मतलब क्या है? इंजन के द्वारा हाई पावर उत्पन्न की जा रही है, हाई पावर प्रोड्यूस की जा रही है। अपने प्रोड्यूस लिख देते हैं, प्रोड्यूस की जा रही है। इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस बात में किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समय अभी अपने पास है कुछ अच्छा खासा। मेरे को लगता है हीट बैलेंस शीट अपने कल ही हो पाएगी। कल के लिए अपने पास समय है, तो इसलिए किसी पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो पॉइंट जो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मेरे को ये जो, क्योंकि परफॉर्मेंस पैरामीटर में ये सब कुछ आता है। जो अपनों ने बातें कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस पैरामीटर और एफिशिएंसी दोनों की ही कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना। साइकोमेट्रिक कोमेट्रिक मिक्सर के बारे में डिस्कस करते हैं।
14 पॉइंट कितना होता है, 14.7 रेशो 1 अपने को ये देखने के लिए मिलता है। अच्छे से लिख दूं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइकोमेट्रिक मिक्सर के बारे में आप ध्यान में रखोगे, कितना 14.7 रेशो 1 अपने को देखने के लिए मिलेगा। इस बात को भी अपने गौर से रखना। होता क्या है वो बात आप सभी को पता है, मैं नहीं बताऊंगा बार बार, मतलब लिखवाऊंगा नहीं, बताऊंगा जरूर। वह एयर, मतलब जस्ट इनफ एयर जिसके द्वारा पूरे का पूरा जो फ्यूल है वो बर्न हो जाए, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा एयर उसके अंदर अवेलेबल हो। इनफ एयर जिससे पूरे का पूरा जो फ्यूल है, जो वो पूरा फ्यूल जल जाए, उसको अपने क्या कहते हैं, साइकोमेट्रिक मिक्सर कहते हैं। रेशो आपको दोनों का बता दिया। आगे चलता हूं, एक बात और करूंगा आपसे रिच मिक्सर के बारे में। रिच मिक्सर के बारे में डिस्कस करूंगा। बेसिकली जब अपने पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करते हैं तब भी अपने को रिच मिक्सर ही चाहिए होता है, क्योंकि यदि अपने ज्यादा फ्यूल को अंदर भेजेंगे तभी तो अपने को इंजन जल्दी से स्टार्ट होगा। इस बात को भी आप सभी अपनी जनरल या बेसिक आप क्लियर रखना। रिच मिक्सर हो गया, लीन मिक्सर, कोई भी XYZ टॉपिक है, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो आप आराम से उस प्रश्न को समझ पाओगे। ठीक है, अपने आप को बेसिक को मतलब करते हुए चलना। कभी भी अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो गए हो A, B, C और D में, तो ध्यान में रख लेना, दो तो आपके सीधे सीधे कैंसिल ही होंगे। आप कंफ्यूज हमेशा दो में रहोगे। अब उन दो में भी आपको आपकी बेसिक ही बचाएगी। यदि आपको बेसिक आता है ना, देन आप उस चीज को करके आ पाओगे, अदरवाइज आप फंसोगे उस चीज में। ये बात ध्यान में रखना। बेसिक को थोड़ा सा माइंड में क्लियर करते हुए चलेंगे अपने। इसमें क्या है, SA, यहां पर कई जगह पे आपको 15:1 भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। SAF साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो से क्या अधिक फ्यूल या कम वायु। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ये क्या होता है, जो नई बात है वो जो लिखवाने के लिए मैंने पूरा ये करवा रहा हूं, वो बात ध्यान में रखना। ये लेस एफिशिएंट होता है, ये कम दक्ष कम होता है, लेस एफिशिएंट होता है, बट प्रोड्यूस मोर पावर, मतलब ये अधिक पावर जनरेट करता है साइकोमेट्रिक मिक्सर से। इस बात को आप ध्यान में रखना, प्रोड्यूस मोर पावर, इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। होमवर्क दे रहा हूं, दो तीन चीजें हैं, देखो आगे चलते हैं। एक लीन मिक्सर भी करवा दूं, लीन मिक्सर के बारे में डिस्कस करते हैं। SAF रेशो से पहले वाली बातें हैं, से कम फ्यूल या अधिक वायु, इस बात को भी आप सभी रिलेट कर पाओगे। ये क्या होता है, मोर एफिशिएंट होता है, मोर एफिशिएंट होता है, बट क्या है ये, बट कोजेज हायर टेम्परेचर, मतलब ये बहुत ही ज्यादा उच्च तापमान जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। और जिस कारण से, इसके कारण से क्या होता है, जिस कारण से अपने को क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जिस कारण से क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। फोटो के ऊपर आ रहा होगा, मैं बोलता हुआ चल रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिस कारण से पोल्यूशन ज्यादा उत्पन्न होता है। इस बात को अपने ध्यान में रख लेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दो तीन चीजों पे काम करना है मिक्सर के ऊपर। एक तो जब
इंजन के ऊपर लोड ज्यादा हो तब किस प्रकार का मिक्सर यूज होगा, इंजन को स्टार्ट करना हो तब किस प्रकार का मिक्सर को यूज किया जाएगा, दूसरी बात, आइडलिंग के लिए किस प्रकार के मिक्सर को यूज किया जाएगा, तीसरी बात। ये तीन चीजों पे आपको काम करना है, होमवर्क है, आप कीजिए। अगर मुझे याद रहा मैं करवा दूंगा, नहीं तो अदरवाइज अपने एंड में आप मुझे याद दिला देना, अपने इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। किन सब के बारे में, एक तो लोड जब ज्यादा हो, दूसरा जब इंजन स्टार्ट करना हो उस वक्त किस प्रकार का मिक्सर चाहिए, और आइडलिंग, आइडलिंग के लिए किस प्रकार का मिक्सर चाहिए। तीन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीनों चीजों पे अपने को ध्यान में रखना है, इन तीनों चीजों पर आपको मतलब बताना है कि किस प्रकार से कौन सा मिक्सर अपने को आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, सभी आराम से समझ रहे हैं, पहले दिन से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग विश्वास मानो चाहे ना मानो, पर आप उन बहुत सारे मतलब मैं मानता हूं जिस वक्त जो फार्म भरे जाएंगे ना, उसमें से 30% बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म भरने से जो आज की तारीख तक अपने साथ जुड़े हुए हैं, और 10% ऐसे बच्चे जो डेडिकेटली इस चीज को लेकर पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं है, जिनको दिन का नहीं पता, जिनको रात का नहीं पता, जिन्हें ये मतलब नहीं है कि कब वैकेंसी है, कि कब क्या आएगा, वो डेडिकेटली इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो डेडिकेटली इस वैकेंसी के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों को आप लोगों ने फाइट करना है, इस बात को ध्यान में रखें। जी थोड़ी सी बात करते हैं, आखिरी में रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आके डिस्कस करते हैं। रिलेटिव एयर फ्यूल रेशो ही रह चुका है, उसके बाद में अपने ये खत्म हो जाएगा। हीट बैलेंस रह जाएगा, हीट बैलेंस सीट वगैरह जो है वो कल कर लेंगे, मात्र 4 या 5 मिनट का टॉपिक ही है, पर थोड़ा सा आपको समझाना जरूरी है, इसलिए मैं आपको समझा दूंगा, या अभी भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट की फालतू क्लास हो जाएगी। अभी क्या सीन है कि मेरा दोस्त है गौरव नाम से, गौरव शर्मा, तो उस बंदे से मेरा अच्छा मतलब बनता है कि हम लोग ने डिसाइड कर रखा है कि जिस वक्त वैकेंसी आ गई वो मेरे पास आ जाएगा, ये डिसाइडेड है। वो कहता भाई मैं उसको पता है कि उसको ये पता है कि उसका फ्रेंड सर्किल ऐसा है, उसको एक मौके वो सब छोड़ना पड़ेगा, वो मुंह से कहता है। हाल फिलहाल वो मारुति सुजुकी में सर्विस सेंटर में वो काम करता है एज ए सुपरवाइजर, तो वो खुद ही ये बात को कहता है कि यार मैं अपने फ्रेंड सर्किल में रहता हुआ नहीं बढ़ सकता। रीजन है कि ये सब बातें ना जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपको ये पता होता है, जब आप अपने आप को समझ जाते हो ना, तब आपको ये सब बातें आपको करनी आती है, ठीक है। तो वो क्या है, उसको पता है कि हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हमें ये पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। वही सेम चीज आप अपने ऊपर लागू करना, अभी के लिए एक एवरेज स्टूडेंट की तरह चलो, एक एवरेज एक अच्छे स्टूडेंट की तरह चलो। एक युद्ध होता है तो युद्ध से पहले अभी आप क्या कर रहे हो, अपने हथियार, अपने शस्त्र, अपने तलवारें, भाले, उसको तेज कर रहे हो। युद्ध में उस चीज का यूज होता है। उसी प्रकार से अपन है, अपन क्या है, अपन लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आराम से एक एवरेज स्टूडेंट की तरह चल रहे हैं, कोई लोड नहीं रहे। जिस वक्त वैकेंसी आ जाए उस दिन सब कुछ छोड़ देना। मैं उस बंदे के साथ जब भी मेरी डिस्कशन होती है, हमारी यही बात होती है, कमरा बंद कर लेंगे, सर्दियों का टाइम होगा, कुछ नहीं है, ना ये पता होगा बाहर दिन है या रात है, मोबाइल के, लैपटॉप के, सब का सब कुछ मतलब जो टाइम है सब चेंज कर देंगे। मतलब ही नहीं होगा बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपना कमरे में रहेंगे, कमरा अपने पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको सन्यासी बनना पड़ेगा। आपको ये समझ लीजिए, आपको वह 3 4 5 महीने आपको उस दुनिया से अलग ही रहना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना। यदि आपको, ये बहुत बड़े लेवल की बातें हैं, ये लेवल की बातें जब आप IAS IPS की तैयारी करते हो तब आपको बताई जाती है, पर अपने लिए चाहे वो चपरासी का है, चाहे वो मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का है, अपन लोगों को यही है कि वो अपने लिए तो IAS IPS ही है। डेडिकेट है उस चीज के लिए, अपने को डेडिकेटली उस चीज के लिए पढ़ना है। तो अब
अपने को उस चीज पर काम करना ही पड़ेगा। आप लोग ध्यान रखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचान लो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, और आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जिस वक्त आपको लगे कि अब वो समय आ चुका है कि मुझे कुछ समय के लिए इन सब लोगों से, कोई भी, एक बात ध्यान में रखना, कोई भी आपका मित्र आपसे नाराज नहीं होगा अगर वो आपका दोस्त है कि आप उसको कह दोगे भाई मुझे परेशान मत करना, मैं आने वाले 3 4 5 महीने तक बाहर नहीं निकलूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम लोगों से बात करूंगा तभी बात करूंगा जब मैं जॉब पे लग जाऊं। और विश्वास मान लो, कोई भी नाराज नहीं होगा। किसी मित्र की शादी है, कोई भी ऐसा दोस्त नहीं होता जो आपको ये कह दे कि तू नहीं आएगा तो मैं शादी नहीं करूंगा, एक भी बंदा ऐसा गिना दो। सबके सब अपने अपने काम पे व्यस्त होते हैं, आपके पास समय है, आप जाते जाते उस समय को आप यहां पर अगर लगा दोगे आपके लिए बेटर होगा। वो जो समय होगा आपको, वो पूरा समय ना, वो पूरा पढ़ाई के माहौल में ही गुजारना है, वो पूरे पूरे समय में आपको पढ़ने वाली चीजें ही के वातावरण में ही रहना होगा। तो चलो ठीक है, बहुत लेक्चर हो गया। रिलेटिव एयर फ्यूल रेशो के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल एयर फ्यूल रेशो, स्टाइकोमेट्रिक मैट्रिक एयर फ्यूल रेशो के अनुपात को अपने क्या कहते हैं? रिलेटिव एयर फ्यूल रेशो कहा जाता है इस बात को। एक्चुअल मतलब वास्तविकता में जो एयर फ्यूल रेशो है, साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो के अनुपात को अपने क्या कह देते हैं? उसको अपने क्या देते हैं? रिलेटिव एयर फ्यूल रेशो। कुछ एक ऑब्जेक्टिव लिख लो, चाहे आप कुछ भी डाल के लिख लो, जैसा आपको नोट डाल लो, वन लाइनर लिख लो। ध्यान में रखना, सेम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट व बी एम ई पी और पी, ठीक है। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, मैंने आपको पावर तो नहीं करवाया ना वहां पे, रुक जाओ यार, प्रेशर ही करवाया, हाँ ठीक है। मुझे लगा मैंने आपको मीन इफेक्टिव पावर करवा दी, नहीं, बी एम ई पी पर मतलब जब किसी दो इंजन का पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और बीएमईपी सेम होगा, उस पर क्या होगा? जो हाई स्पीड इंजन है, हाई स्पीड इंजन ज्यादा आउटपुट देगा, पहली बात। दूसरी बात ध्यान में रखना, इंक्रीजिंग स्पीड इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। स्पीड बढ़ाने से इंजन की मैकेनिकल स्ट्रेसेस जो है वो भी क्या है? बढ़ जाती है। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पहले वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उस बात को आप स्कोर में रख लोगे। तो यहीं पर आज का सेशन अपने खत्म करेंगे। कुछ एक बातें उन्होंने की है अच्छे तरीके से, आज की क्लासेज पूरी कंप्लीट होगी। या हीट बैलेंस रह चुका है, हीट बैलेंस अपने कंप्लीट कर देंगे, और देन उसके बाद में अपने डायनामोमीटर पे वगैरह पे शिफ्ट हो जाएंगे। मोरेस टेस्ट और डायनामोमीटर करने के बाद में, मतलब कल के दिन में अपना ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। कौन सा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आज के दिन में अपनों ने क्या कर लिया, अपने उसके ऊपर डिस्कस करें तो आपको पता भी नहीं लगा होगा, पर अपने बहुत कुछ कर लिया अभी तक। एक सेकेंड, हाँ, परफॉर्मेंस पैरामीटर कंप्लीटेड हो चुका है, मैकेनिकल से लेके, और ये पूरा पोर्शन हो चुका है। हीट बैलेंस शीट आज में था पर वो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, तक थोड़ा मोटा 1 2 पॉइंट ऊपर चलते रहते। 5 मिनट का टॉपिक है हीट बैलेंस शीट, वो आपको कल ही करवाऊंगा, आराम से करेंगे। आज सैटरडे है, अगले सैटरडे तक या अगले, मेरे को उम्मीद है कि अगले फ्राइडे तक अपनी क्या है, ये पूरी क्लासेज पूरा करवा दिया जाएगा। कल अपने डिस्कस करेंगे, कल अपने क्या डिस्कस करेंगे? कल अपने डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, और साथ के साथ हीट बैलेंस शीट के ऊपर। कल के दिन ये टॉपिक हो जाएगा। अब देखने से ही आपको पता लग रहा है 30 से 40% अपना
2 दिन में ही कंप्लीट अपने कर रहे हैं, तो इससे अच्छे तरीके से अपने क्या ही चले। अच्छा मेरी तो फोटो आ रही होगी ना बीच में, एक सेकंड, आपको समझ ही नहीं आया होगा, एक सेकंड। तो मैंने ये बताया है कि फाइंडिंग IHP, BHP, मोरस टेस्ट और डायनेमोमीटर और हीट बैलेंस शीट जो है वो कल होगी। आज अपनों ने परफॉर्मेंस पैरामीटर और एफिशिएंसी सब कुछ अपनों ने ये कर लिया। अब अपने थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अभी आप फ्री हो, आप जाना चाहते हो जा सकते हो, जो रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। तो डिस्कशन चल रहा था वही सब बातों पे कि समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। एक बात ध्यान में रखना, कोई भी बच्चा 100% किसी भी चीज में नहीं होता। बार बार वही बातें रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन आ रही है कि सर वो बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो अपने 100% पेपर को सही करके आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होता। हर एक बच्चे को 99%, 98%, 1 या 2% ऐसे जरूर होंगे जिनको मैं मानता हूं कि सब कुछ आता होगा। हर एक बच्चे को किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी टॉपिक में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी। नॉन टेक अच्छा होगा तो लैंग्वेज में होगी, लैंग्वेज अच्छा होगा टेक्निकल में होगी। ये कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो 1 या 2% बच्चे ही ऐसे हैं जो आपको 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप उन सब को अलग छोड़ दीजिए। अच्छी बात है यदि आप उनमें से आते हो, अगर आप नहीं आते हो तो आप उसको एक अलग छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट, आप अपने आप को, देखो मैं हमेशा बात करता हूं, अपने आप को जान लीजिए पहले, अपने आप को पहचानिए, अपने आप की खामियां पहचानिए, अपनी पावर पहचानिए अपने आप को कि आप में क्या शक्तियां हैं, आप में क्या क्षमता है, पहले उस चीज को जानिए। उसके बाद में आप सोचिए बैठ के, कोई बात नहीं, एक दिन लग जाएगा, वेस्ट नहीं होता कभी भी कोई समय। यदि आपको, आपके दिमाग में कोई आइडिया है और वो आप अगर इंप्लीमेंट करने का सोच रहे हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। ये सब करने के बाद में आप लोग क्या कर सकते हो कि उन सब चीजों को एलिमिनेट करते चलो कि यार ये चीज मेरे लिए नहीं हो पा रही है। पहली बात, ऐसा दिमाग में नहीं होना चाहिए। पर प्रैक्टिकल लाइफ में मैं रहता हूं, विश्वास करता हूं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप 100% सभी चीजों को दो। उस चीजों में भी क्या है, मतलब एक ऐसा टॉपिक, जैसे आपने लैंग्वेज चूज कर ली, आपने सोच लिया कि यार मेरे से लैंग्वेज नहीं होती, आपके दिमाग में ये आ गया, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों से को टेक्निकल में प्रॉब्लम हो गया, लैंग्वेज में नॉन टेक सभी कर लेंगे। यदि अब आपने सोच लिया कि मेरे से लैंग्वेज नहीं होगी, अब आपको लैंग्वेज के अंदर क्या करना है, 2 चीजें हैं, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को काम करना होगा या अपने आप को उस चीज के अंदर और इन्वॉल्व करते हुए, उस चीज के डेप्थ में जाते हुए देखना होगा कि मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। दोनों तो छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि 50 नंबर की एक है, 50 नंबर की एक है। अब आपने सपोज कर लिया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तब आप क्या कर सकते हो कि आप इंग्लिश का वही टॉपिक करके जाओ जहां से आपको लगता है कि मैं 50 से 60% एरिया जो है वो कवर कर पा रहा हूं, मैं 20 या 30% छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ओवरऑल कितना हो जाएगा, वो 100 में से 70 या 80 नंबर का मैं फिर भी करके आऊंगा, अटेम्प्ट करूंगा। मतलब 100 में से 80 नंबर का मैं सिलेबस कवर करके जाऊंगा। वो 20 नंबर आप छोड़ोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और विश्वास मानिए उससे आपका नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि वो जो समय आप वो 20 नंबर के लिए करोगे और आपको समझ भी नहीं आएगा, वो आप यदि किसी और सब्जेक्ट में दोगे तो उसमें आप और भी ज्यादा अच्छे हो पाओगे। समय के साथ साथ स्ट्रेटेजी बदलती रहती है, इस बात को ध्यान में रखना। आज का सेशन यही एंड करते हैं। अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बता सकते हो। 7822911112 मेरा नंबर है। आप भी तो, आज तो मैं भी, अब पिछले 10 दिन हो गए, पिछले 10 दिन से मैं गया हूं। अब मेरा मतलब मूड खराब हो रखा है कि यार अब कैसे पढ़ने बैठूं। अब मुझे 1 या 2 दिन वो वापस से उस साइकिल में आने में लग जाएंगे। 1 या 2 दिन मुझे वापस उसी चीज में इन्वॉल्व होने में लग जाएंगे। मुझे 2 दिन तक सीटिंग देनी पड़ेगी। मुझे पता है, अब मैं 2 दिन, मेरे को पता है मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ टेक्निकल ही करूंगा क्योंकि मेरी टेक्निकल अच्छी है और आप लोगों को पढ़ाना है। मैं 2 दिन सिटिंग, क्योंकि मुझे ये है कि मैं अपने इस टेबल और चेयर पे बैठा रहूं, मैं किसी भी तरह बैठा रहूं, पर मैं अपने इस टेबल और चेयर को मत छोड़ूं। अगर मैं टेबल और चेयर को छोड़ के
बिस्तर पे लेट गया ना, उस वक्त मैं, मेरे लिए वो चीज सोचने लायक होती है। जब तक मैं इसके ऊपर बैठा हूं तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने रुके नहीं है। मैं अगर टेक्निकल पढ़ रहा हूं, मैं वहां रुका नहीं हूं, मैं आगे चलता हुआ जा रहा हूं। होप आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर देना। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।